आज की क्लास जो है उसमें हम कवर करेंगे कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आंग्ल मराठा शासन चालू हुआ। पिछली क्लास में हमने कवर किया था कैसे अप्पा साहब जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ नागपुर की सत्ता भी हथियाते हैं, लेकिन फिर वो अंग्रेजों से सहायक संधि जब कर लेते हैं तो उसके बाद नागपुर राज्य जो है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। और अप्पा साहब जब अंग्रेजों का विरोध करते हैं तो उसके बाद जो है नागपुर राज्य अंग्रेज हथिया लेते हैं और अप्पा साहब को गद्दी से बाहर कर देते हैं। और उनका निर्णय रहता है कि रघुजी द्वितीय के जो नाती रहते हैं, जो कि रघुजी द्वितीय के बेटे रहते हैं, उनको छत्तीसगढ़ यानी पूरा नागपुर राज्य उनको सौंप दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि वो उस समय वयस्क नहीं रहते तो उनके वयस्क होने तक जो है पूरा नागपुर राज्य जो है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता है और नागपुर के अधीन ही जो है वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र आता था। इसलिए छत्तीसगढ़ भी जो है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने अभी ये घोषणा की है कि वो रघुजी तृतीय को जो है सत्ता सौंपेंगे। और उस समय जो है वो वयस्क नहीं है, यानी कहीं ना कहीं मराठों का शासन तो अभी भी है लेकिन वयस्क होने तक जो है वो केवल अंग्रेजों के हाथ में गया है। इसलिए इस शासन को बोलते हैं आंग्ल मराठा शासन, यानी इसमें जो है अंग्रेजों और मराठों का संयुक्त रूप से शासन चला है। तो छत्तीसगढ़ में जो आंग्ल मराठा शासन या पूरे नागपुर राज्य में बोले तो आंग्ल मराठा शासन 1818 से 1830 तक चला है। तो आज के वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि इस आंग्ल मराठा शासन में कौन कौन से ब्रिटिश अधीक्षक छत्तीसगढ़ आए और यहाँ पर उनका किस तरीके से उन्होंने कार्य किया, ये पाठ हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। इस पार्ट से भी है पेपर में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग में क्वेश्चन आता है, कई वन लाइनर क्वेश्चन भी आता है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम बात करें, जैसे ही जो है नागपुर राज्य का शासन अंग्रेजों के हाथ में आता है 1818 में, तो उन्होंने जो है, क्योंकि नागपुर राज्य काफी बड़ा था, नागपुर राज्य जो है उसमें सभी भाइयों के मध्य भी विभक्त था, जो रघुजी भोसले के भाई थे, बेटे थे, सबके बीच में विभक्ति था। तो एक अंग्रेज जो है पूरे क्षेत्र में शासन अच्छे से नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि हम नागपुर राज्य को जो है हम 5 जिलों में बांट दें या 5 सूबों में बांट दें। जिला इक्वल टू सूबा, ठीक है। उस समय जिला और सूबा एक ही होते थे, सूबा को ही जिला बोला जाता था। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, नागपुर राज्य के शासन को अच्छे से चलाने के लिए नागपुर राज्य को 5 सूबों या 5 जिलों में बांट दिया। सूबा इक्वल टू जिला मैंने यहाँ पे लिखा है। तो नागपुर राज्य कौन 5 सूबों या 5 जिलों में बटे? सबसे पहला था नागपुर जिला, दूसरा था भंगरा जिला, भंगरा यानी भंडारा के आसपास का क्षेत्र, तीसरा था चांदा जिला, ये भी महाराष्ट्र के अंतर्गत आता था, फोर्थ था छिंदवाड़ा जिला और फिफ्थ था छत्तीसगढ़ जिला। यानी आपसे पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ के को जिले का दर्जा या सूबे का दर्जा कब मिला? तो 1818 में मिला, ठीक है, जब छत्तीसगढ़ में या पूरे नागपुर राज्य में आंग्ल मराठा शासन आया। तो यहां पर यह डिसाइड किया गया कि जो ये 5 जिले बटे हैं, नागपुर जिला, भंगरा जिला, चांदा जिला, छिंदवाड़ा जिला और छत्तीसगढ़ जिला, प्रत्येक जिले में एक एक ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति की जाएगी और ये ब्रिटिश अधीक्षक जो है वो उन क्षेत्रों में जाएगा और वहां पे शासन करेगा। तो नागपुर जिले के लिए अलग ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए गए, भंगरा जिले के लिए अलग ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए गए, चांदा जिले के लिए अलग, छिंदवाड़ा के लिए अलग और छत्तीसगढ़ के लिए अलग। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे तो हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ जिले में जो जो ब्रिटिश अधीक्षक आए थे उनका कार्यकाल किस तरीके से रहा। अब हम वो वाला पार्ट कवर करेंगे। एक चीज और आपको बता दूं, इन 5 जिलों में सबसे महत्वपूर्ण जिला था नागपुर जिला। इसी के लिए जो नागपुर जिले का ब्रिटिश अधीक्षक होता था उसी को हम बोलते थे ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक है। तो इन आप ये बोल सकते हो इन 5 जिलों का जो मेन शासन, एक जन तो देखता ही होगा, तो इन 5 जिलों का जो मेन शासन देखता था वो होता था ब्रिटिश रेजिडेंट, जो उस समय बोलते थे उसको जेनकिंस। यानी हर क्षेत्र में अलग अलग ब्रिटिश अधीक्षक होंगे और सभी ब्रिटिश अधीक्षक का जो हेड होगा वो कहलाएगा ब्रिटिश रेजिडेंट, और ब्रिटिश रेजिडेंट था उस समय जेनकिंस, ठीक है। तो जेनकिंस जो थे वो नागपुर के रेजिडेंट या ब्रिटिश रेजिडेंट आप बोल सकते हो। तो जो नागपुर जिले का ब्रिटिश अधीक्षक होता था उसी को ब्रिटिश रेजिडेंट भी बोला जाता था, क्योंकि उसी के अंतर्गत भंगरा, चांदा, छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़ और सबकी देखरेख का कार्यभार उसी के हाथ में था, ठीक है। तो नागपुर जिले, बाकी अन्य जिले में ब्रिटिश अधीक्षक है और नागपुर जिले का ही जो ब्रिटिश अधीक्षक था उसी को ब्रिटिश रेजिडेंट बोलते थे। ये चारों जिलों के जो ब्रिटिश अधीक्षक है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते थे? नागपुर जिले के ब्रिटिश अधीक्षक या ब्रिटिश रेजिडेंट को। तो वही ब्रिटिश रेजिडेंट जो था उसका नाम था जेनकिंस,
ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हो जो छत्तीसगढ़ में जितने भी ब्रिटिश अधीक्षक है वो किसके अधीन काम कर रहे थे, जेनकिंस के अधीन। अब यहां पर जो है, अब हम यहां पर ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ब्रिटिश अधीक्षक आए हैं। तो सबसे पहला ब्रिटिश अधीक्षक जो आया था छत्तीसगढ़ में, उनका नाम था कैप्टन एडमंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो है ये पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे। तो छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक थे कैप्टन एडमंड, जो कि केवल कुछ महीने के लिए छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक रहे, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जून 1818 को, ठीक है, 1818 से 1818 इनका काल है। जून 1818 को ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड जो है वो छत्तीसगढ़ आते हैं। लेकिन आपको यहां पर एक चीज याद रखना है, जब वो छत्तीसगढ़ आते हैं तो उसके पहले छत्तीसगढ़ में अप्पा साहब का भी शासन रहता है। तो अप्पा साहब को मानने वाले लोग भी तो यहां पर होते ही होंगे। तो जो यहां पर जब ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड आते रहते हैं तो अप्पा साहब का एक समर्थक रहता है जिनका नाम रहता है धन सिंह। ठीक है, अप्पा साहब का विश्वास पात्र रहता है जिनका नाम रहता है धन सिंह। धन सिंह क्या करते हैं, डोंगरगढ़ के जमींदारों को भड़का देते हैं, यानी डोंगरगढ़ की जो जमींदारी, वहां का जो जमींदार था उसको भड़का देते हैं, और जिसके कारण जो है डोंगरगढ़ का जमींदार जो है वो कैप्टन एडमंड के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ठीक है, तो यहां पर जो है कैप्टन एडमंड जो है इस विद्रोह को जो दबाने के लिए जाते हैं तो उनका साथ देते हैं खैरागढ़ और राजनांदगांव के जमींदार, जिसके साथ मिलते ही कैप्टन एडमंड डोंगरगढ़ की जमींदारी के विद्रोह को दबा देते हैं। फिर डोंगरगढ़ की जमींदारी जो है वो बांट दी जाती है, आधी जो है खैरागढ़ जमींदार को दे देते हैं, आधी जो है राजनांदगांव जमींदार को दे देते हैं। ये हमने जब बिंबाजी भोसले वाला काल पढ़ा था उसमें भी मैंने बताया था खैरागढ़ जमींदारी की टकौली किस तरीके से बढ़ती जाती है। उसमें मैंने बताया था कि आगे चलकर जो है खैरागढ़ जो मुख्य रूप से डोंगरगढ़ की जमींदारी रहती है वो खैरागढ़ और राजनांदगांव दोनों के मध्य समान रूप से बांट दी जाती है। तो ये वही काल है कैप्टन एडमंड का काल, जिसमें डोंगरगढ़ की जमींदारी को दोनों को दे दिया जाता है, आधा खैरागढ़ को आधा राजनांदगांव को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पेपर में अधिकतर पूछा जाता है डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह किसके काल में हुआ था, तो कैप्टन एडमंड के काल में हुआ था। इसके अलावा जब कैप्टन एडमंड पहुंचते हैं रतनपुर, तब यहां पर उनको ये जानकारी लगती है कि जो अप्पा साहब के समर्थक हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं अभी हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, ये कैप्टन एडमंड को जानकारी लगती है। और इससे पहले आपको एक और जानकारी बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमने पहले पढ़ा था संबलपुर का क्षेत्र आता था, सरगुजा जसपुर वाला क्षेत्र आता था, जो कि बिंबाजी भोसले को टकौली देते थे। लेकिन यहां पर जब 1818 का शासन चालू होता है, ब्रिटिश काल जब चालू होता है, आंग्ल मराठा शासन, तो उस समय जब नागपुर की सत्ता आ जाती है अंग्रेजों के हाथ में, तो अंग्रेज क्या करते हैं, संबलपुर के क्षेत्र को और सरगुजा वाले क्षेत्र को निकालकर अलग कर देते हैं छत्तीसगढ़ से। संबलपुर का क्षेत्र उड़ीसा प्रांत में चला जाता है, जबकि जो सरगुजा वाला क्षेत्र रहता है वो बंगाल प्रांत में चला जाता है। तो ये वही काल है कैप्टन एडमंड का, जिसमें सरगुजा और संबलपुर का क्षेत्र छत्तीसगढ़ से अलग हो जाता है, और आगे चलकर 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तो ये सरगुजा क्षेत्र हमको वापस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वो हम आगे में पढ़ेंगे। तो आपको बस ये याद रखना है कि इसी समय सरगुजा और संबलपुर का जो क्षेत्र रहता है वो हमारे हाथ से निकल जाता है, और सरगुजा का क्षेत्र बंगाल प्रांत में मिला देते हैं, जबकि जो उड़ीसा के क्षेत्र में संबलपुर को निकाल के संबलपुर को उड़ीसा क्षेत्र में मिला देते हैं। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के संबलपुर की जो सीमा रेखा है वो डिसाइड होती है महानदी नदी से। जो महानदी है उसी की सीमा रेखा को निर्धारण किया जाता है, उसी से उसके एक तरफ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो जाता है और एक तरफ संबलपुर का उड़ीसा प्रांत हो जाता है, उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत संबलपुर हो जाता है। तो इस समय जो है जैसे ही सूचना लगती है कि अप्पा साहब के समर्थक जो है वो विरोध कर सकते हैं कैप्टन एडमंड का, तो कैप्टन एडमंड जो है उड़ीसा और जो के संबलपुर क्षेत्र का जो मेन अधीक्षक रहता है, ब्रिटिश अधीक्षक, उसको यहाँ पर सूचना भेजता है मेजर रफसेट। ठीक है, मेजर रफसेट को सूचना भेजता है कि यहां पर हमारे खिलाफ विद्रोह हो सकता है, अप्पा साहब के समर्थक रतनपुर में विद्रोह कर सकते हैं। तो मेजर रफसेट जो है अब उनके नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना संबलपुर से भी छत्तीसगढ़ के रतनपुर में आती है, ठीक है, ताकि वो विद्रोह ना हो। तो ये सूचना जो है मेजर जो यहाँ पे एडमंड रहते हैं वो अपनी सूचना भेजते हैं, पत्र लिखते हैं जेनकिंस को कि हमने मेजर रफसेट के नेतृत्व में एक सेना को बुलाया है। क्लियर है? तो ये भी जानकारी हमको मिलती है कि जो मेजर रफसेट रहते हैं वो आते हैं रतनपुर, इस जो भी अप्पा साहब के समर्थक रहते हैं वो विद्रोह ना करे, इसलिए वो सेना को अपने नेतृत्व में लेकर आते हैं।
क्लियर है। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से कैप्टन एडमंड का शासन 6 महीने ही चलता है। 6 महीने के भीतर जो है कैप्टन एडमंड की मृत्यु हो जाती है। तो अचानक मृत्यु हो जाती है कैप्टन एडमंड की। तो आपसे पेपर में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से ब्रिटिश अधीक्षक थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो उनका नाम है एडमंड। ठीक है, कैप्टन एडमंड। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कैप्टन एडमंड के विषय में केवल 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। पहला कि छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे। दूसरा, डोंगरगढ़ की जमींदारी का विद्रोह किसके काल में हुआ था। तीसरा, संबलपुर और जो हमारा मुख्य रूप से सरगुजा का क्षेत्र है वो कब छत्तीसगढ़ से अलग होकर बंगाल और उड़ीसा में मिला, तो कैप्टन एडमंड का ही काल था। और चौथा जो है आपसे कौन से ब्रिटिश अधीक्षक की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई, तो कैप्टन एडमंड। बस केवल यही क्वेश्चन इनके कार्यकाल से पूछा जा सकता है। अगला हम देखते हैं जो ब्रिटिश अधीक्षक यहाँ पर बनकर आ रहे हैं उनका नाम है एगेन्यू। एगेन्यू जो थे वो छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय ब्रिटिश अधीक्षक रहे हैं और इन्होंने छत्तीसगढ़ की जो पूरा प्रशासनिक क्षेत्र उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए और इन्हीं के काल में छत्तीसगढ़ की राजस्व प्राप्ति जो थी वो लगातार बढ़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर एगेन्यू आते हैं। इनका कार्यकाल 1818 से 1825 रहता है। ठीक है, अब एगेन्यू आते ही जो है प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चालू करते हैं और सबसे पहला परिवर्तन करते हैं कि वो जो अपने छत्तीसगढ़ की राजधानी रहती है या छत्तीसगढ़ का मुख्यालय रहता है वो चेंज कर देते हैं, रतनपुर से लेकर रायपुर आ जाते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि रतनपुर का क्षेत्र जो है अपनी जो उनकी वैभवशाली उनकी संस्कृति रही है या वैभवशाली उनका नाम बहुत था कि क्षेत्र बहुत धनी क्षेत्र है, वो धीरे धीरे जो है वो क्षेत्र की जो प्रचुर मात्रा में उसका प्रचार होता था वो अब कम होता गया और जिसके कारण जो रतनपुर का नाम पहले जमाने में रहा करता था वो धीरे धीरे अपना वैभव खोता गया और वो क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से गरीब होता जा रहा था। इसी के लिए जो है जो मुख्य रूप से एगेन्यू रहते हैं वो ये सोचते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के क्षेत्र की एक ऐसी राजधानी बनाए जहां पर जो है धनी लोग ज्यादा रहते हो। अगर कोई बाहर से कोई आता भी है यात्री देखने के लिए तो उसको अपना छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है काफी समृद्धशाली रहे। इसी के लिए और जो है वो ऐसे क्षेत्रों को राजधानी चुनना चाहते थे जो कि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में पड़ता हो। इसी के लिए एगेन्यू क्या करते हैं 1818 में आते ही जो छत्तीसगढ़ का मुख्यालय रहते हैं या राजधानी रहते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं रतनपुर से लेकर रायपुर। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है राजधानी ट्रांसफर किसके काल में हुई थी, तो एगेन्यू के काल में हुई थी जो छत्तीसगढ़ के दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक थे। सेकंड काम देखते हैं, इनके काल में सोना खान के जमींदार से खालसा भूमि वापस ली जाती है। देखिए सोना खान के जो जमींदार रहते हैं उस समय उनका नाम रहता है राम राय। वो क्या करते हैं जब उनको सूचना मिलती है क्योंकि सोना खान की जो जमींदारी थी वो कलचुरी काल के जो कलचुरी काल के जो राजा थे बड़गैया बहारसाय या उनको बहारेंद्र भी बोलते हैं, ये उनके जो मुख्य रूप से उनके शासन में जो उनका सपोर्ट करते थे कलचुरी काल में, ठीक है, या उनके सेनापति थे राम राय। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर जो है बहारेंद्र या बहारसाय जो रहते हैं वो अपनी जो मुख्य रूप से यहाँ पर जमींदारी रहती सोना खान वो दे देते हैं, वो खुश होकर मुख्य रूप से जो सोना खान के जमींदार रहते हैं उनको। ठीक है, तो सोना खान की जमींदारी कलचुरी काल से ही टैक्स फ्री चलते रहती है। तो यहाँ पर जब एगेन्यू का काल प्रारंभ होता है तो उस समय राम राय जो रहते हैं यहाँ के जमींदार रहते हैं और उनका मुख्य रूप से इस तरीके का प्रचार रहता है कि उनके आसपास की जो खालसा भूमि के भी क्षेत्र थे वो भी राम राय से काफी डरते थे और मुख्य रूप से वो जो टकौली का पैसा होता था या जो करों का पैसा होता था वो मुख्य रूप से मराठों का ना देखकर सोना खान के जमींदार राम राय को दे दिया करते थे। तो जैसे ही राम राय को पता चलता है कि अप्पा साहब का शासन खत्म हो गया है तो उसका फायदा उठाते हैं वो और जो खालसा भूमि रहती है उसके 300 गांव को लगभग हड़प कर अपनी जमींदारी में मिला लेते हैं। तो एगेन्यू का जब शासन आता है तो एगेन्यू सबसे पहले जाते हैं और जो सोना खान के जमींदार राम राय रहते हैं उनसे जो उन्होंने 300 खालसा गांव को हड़पा रहता है वो वापस लेकर और जो मुख्य रूप से खालसा क्षेत्र रहते हैं उसमें मिला देते हैं। और यहाँ पर राम राय को निर्देश देते हैं कि आप कभी भी ऐसे विद्रोह को मत करना, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपकी जमींदारी को भी हड़प लेंगे। तो उसके बाद राम राय जो है कभी भी विद्रोह नहीं करते हैं और कुछ खालसा भूमि को हड़पते भी नहीं है। तो जो खालसा भूमि के 300 गांव वो हड़पे रहते हैं, एगेन्यू के काल में वो 300 गांव वापस प्राप्त कर लेते हैं एगेन्यू। क्लियर है, तो राम राय जो हड़पी खालसा भूमि रहती है वो वापस कर देते हैं एगेन्यू के काल में।
अगला जो है, ये जो मुख्य रूप से 1819 में होता है, आप इसको याद रखिएगा, कभी आपको एगेन्यू के कार्यकाल में कुछ काम जमाने बोले तो ये पूछ सकते हैं। तीसरा जो है यहाँ पर परगनों का पुनर्गठन। जैसे कि हमने पढ़ा था, विठ्ठलराव दिनकर जो है छत्तीसगढ़ में परगना व्यवस्था के जन्मदाता थे, जो खालसा भूमि को परगनों में बांटे हुए थे। तो उनके काल में 27 परगने बने थे। तो एगेन्यू जो रहते हैं वो परगनों की संख्या घटाकर 8 परगने कर देते हैं। तो ये कौन से 8 परगने थे? रतनपुर, रायपुर, राजरो, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़ और खरौर। फिर से बोल रहा हूं, रतनपुर, रायपुर, राजरो, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़ और खरौर, ये 8 परगने थे। उसके बाद 9वां परगना बनाया जाता है बालोद को। ठीक है, तो 27 परगनों की संख्या 8 कर देते हैं, बाद में एक नया परगना और बनवा देते हैं जो कि रहता है बालोद। तो इसमें जो सबसे बड़ा परगना रहता है वो रहता है रायपुर, और जो सबसे छोटा परगना रहता है वो रहता है राजरो। ठीक है, और सबसे नया परगना जो है वो रहता है बालोद। तो आपको ये याद रखना है कि इन्होंने जो है राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए परगनों का पुनर्गठन किया था और उनकी संख्या को घटा दिया था। अब जो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, जो हमने पढ़ा था मराठा काल में कमाविजदारी कहा जाता था उनको। और यहाँ पर एगेन्यू ने क्या किया, कमाविजदार को मदद करने के लिए उन्होंने 2 अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की, जिसका नाम था अमीन और पंड्या। तो अमीन जो होते थे, आपको मैंने जो नोट्स दिए उसमें आप एक चीज थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। उसमें हमने लिखा है कि अमीन जो है वो 25 से 30 गांव का प्रमुख होता था, मतलब कमाविजदार को मदद करने के लिए अमीन की नियुक्ति की गई थी और अमीन के अंतर्गत 25 से 30 गांव आते थे। उसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। हर गांव के लिए, हर परगने में जैसे हर परगना होता था, हर परगने में एक कमाविजदार होता था, और हर कमाविजदार को मदद करने के लिए हर परगने में एक अमीन भी होता था। ठीक है, तो अमीन का काम होता था राजस्व संबंधित हिसाब की शुद्धि करना, यानी परगनों का जो भी राजस्व आ रहा है उसको, उसकी आय जो ठीक से आई है कि नहीं, उसका पूरा लेखा तैयार कर उसको शुद्ध करने का काम। अगर कुछ गलती है तो उसमें सुधार करते थे, लेखा बन जाता था उसमें फिर से उसकी जांच करते थे, और उसमें कुछ शुद्धि करना हो तो वो करने का काम होता था अमीन का। ठीक है, तो हर परगने का एक अमीन होता था। ठीक है, अब यहाँ पर जो रहता है, यहाँ पर पंड्या नामक अधिकारी आता है। पंड्या नामक अधिकारी जो होता है वो 25 से 30 गांव के लिए एक पंड्या नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो अमीन को उसके कार्य में मदद करता था। ठीक है, तो 25 से 30 गांव के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति होती थी, उसका नाम था पंड्या। ठीक है, जिसका काम अमीन को मदद करना होता था। तो मुख्य रूप से आप देखिए 2 अधिकारियों की नियुक्ति एगेन्यू के काल में हुई है, अमीन और पंड्या। कमाविजदार को मदद कर रहा है अमीन, अमीन को मदद कर रहा है पंड्या। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है एक और राजस्व व्यवस्था में सुधार होता है। मराठा काल में एक पद बनता है जिसका नाम रहता है पटेल। पटेल का पद जो रहता है, जिसका काम रहता है भूमि कर का निर्धारण करना। ठीक है, भूमि कर का निर्धारण करना पटेल का काम रहता है। तो यहाँ पर जो है पटेल के पद को समाप्त कर देते हैं एगेन्यू। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पटेल का पद किसने समाप्त किया था? एगेन्यू ने समाप्त किया था। वो पटेल का पद जो है वो मराठा काल से चला आ रहा था। लेकिन कलचुरी कालीन एक और पद था जिसका नाम था गौटिया। गौटिया के पद को एगेन्यू ने खत्म नहीं किया, गौटिया का पद वैसे ही बना रहा। तो गौटिया का जो मुख्य काम होता था वो भू राजस्व वसूली का काम होता था। ठीक है, जो गांव का भू राजस्व का वसूली का काम था वो गौटिया करते थे, और गौटिया को इस कार्य करने के लिए वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको कर मुक्त भूमि दी जाती थी। तो गौटिया जो है, आपको याद रखना है कि ब्रिटिश आंग्ल मराठा शासन जब चालू हुआ तो एगेन्यू के काल में गौटिया को कोई वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको जो है कर मुक्त भूमि दी जाती थी इस कार्य के लिए। और उस भूमि से जो भी आय होती थी उसका प्रयोग गौटिया अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए करता था। साथ ही साथ अगर कोई ब्रिटिश अधीक्षक अगर इस क्षेत्र के दौरे में आता है तो वो गौटिया जो है उसके रहने की व्यवस्था, उसके स्वागत की व्यवस्था सब उन्हीं पैसों से करेगा। तो गौटिया का पद जो कलचुरी कालीन पद था वो मराठा काल में भी चलता रहा, ब्रिटिश आंग्ल मराठा काल में भी चलता रहा। अगला जो है यहाँ पर चौथा जो एगेन्यू ने काम किया कि भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया। भू राजस्व व्यवस्था में यानी जो भूमि का कर लगाते थे वो भू राजस्व कर, उसको उन्होंने 3 किस्तों में बांट दिया कि अब जो है आप किस्तें जो है वो आसान कर दी गई कि मतलब आप बोल सकते हो कि किस्तों का सरलीकरण कर दिया गया, और ये डिसाइड किया गया कि सबका भूमि राजस्व जब भू राजस्व डिसाइड हो जाएगा उसको 3 किस्तों में आपको देना रहेगा।
पहली किस्त जो है वो आपको 25 नवंबर तक देनी पड़ेगी। उसमें मुख्य रूप से ये रहता था कि जितना भी आपका भू राजस्व है उसका 50% यानी आधा भाग, जो घर का भू राजस्व डिसाइड हो जाता था तो उसका आधा भाग यानी 50% आपको 25 नवंबर तक देना पड़ता था। उसके बाद जो बचा हुआ जितना राजस्व है, ठीक है, वो 50% हो गया तो 50% बचा हुआ है, तो उस 50% का जो है 25% वो आपको देना पड़ता था 5 फरवरी तक, या आप ओवरऑल का बोल सकते हैं 1/4, ठीक है, ओवरऑल का 1/4 या बचे हुए का 50%, जो बचा हुआ उसका 50%, तो उसका 50% जो है मुख्य रूप से 25% ही हुआ। तो आप ऐसा बोल सकते हो जैसे कि मान लीजिए कि 100% जो है राजस्व है, 50% पहले दे दिए तो बचा कितना 25% और 25%, यानी 25 25 50 प्लस 50 हो गया पूरा 100%। तो जितना बचा हुआ है उसका 25% देते थे 5 फरवरी को, और जो बाकी बचा हुआ 25% है वो आपको अप्रैल या जून महीने में, अप्रैल से जून महीने के बीच में आपको देना पड़ता था। तो इस तरीके से उन्होंने राजस्व व्यवस्था को 3 किस्तों में बांटा था। पहली किस्त ओवरऑल भू राजस्व का 50%, दूसरी किस्त जो है ओवरऑल भू राजस्व का 1/4, और तीसरी किस्त जो है वो ओवरऑल भू राजस्व का 1/4। ठीक है, तो 1/4 प्लस हाफ कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पूरा 100%। ठीक है, तो इस तरीके से भू राजस्व व्यवस्था का सरलीकरण किया गया। अगला जो है रेवेन्यू के काल में जो महत्वपूर्ण है कि इन्होंने विद्रोहियों का दमन किया था। इनके काल में बहुत सारे विद्रोह हुए थे, उसका दमन भी किया था रेवेन्यू ने। तो सबसे पहला मामला है सावंत भारती मामला। तो सावंत भारती जो है एक शरारती तत्व रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जब है मराठा काल चल रहा था तब भी इनका विद्रोह होता रहता था। कुछ जमींदार थे जो इनको उकसाते थे कि इस क्षेत्रों में जाकर विद्रोह करो, लेकिन जब वो जमींदारों की मृत्यु हो गई जो सावंत भारती को भड़काते थे, तो सावंत भारती का स्वभाव जो था वो क्रूर प्रवृत्ति का था। तो उनकी मृत्यु के बाद भी जो है ये छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र में जाकर समय समय पर आक्रमण करते रहते थे, विद्रोह करते रहते थे। इसी के लिए एगन्यू ने क्या किया, इनको बहुत खतरनाक व्यक्ति माना और सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी की। तो सावंत भारती की गिरफ्तारी जो है वो एगन्यू के समय हुई, और एगन्यू ने जो है सावंत भारती को अंत में चलकर जो है उनको मृत्यु दंड की सजा सुनाते हैं, फांसी की सजा सुनाते हैं। लेकिन जो है बाद में जो है एगन्यू से ये माफी मांगते हैं सावंत भारती कि हम आगे ऐसा काम नहीं करते, आप मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। तो इस तरीके से एगन्यू फिर उसके मृत्यु दंड को बदल देता है आजीवन कारावास में। यानी आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सावंत भारती मामला एगन्यू के काल में हुआ था। आपको इतना जानना है, ये एक शरारती तत्व था जो कि छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र में आक्रमण करता था, जिसको एगन्यू ने पकड़ा, पहले मृत्यु दंड की सजा दी, फिर बाद में मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। अगला जो है यहाँ पर विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र का विद्रोह। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। महाराष्ट्र का विद्रोह क्या था? महाराष्ट्र एक व्यक्ति था जो कि नवागढ़ जमींदारी के रिश्तेदार था, ठीक है, और वही नवागढ़ जमींदारी में रहता था। मराठा काल में इसको 300 रुपए मासिक भत्ता मिलता था। नवागढ़ जमींदारी में जो रहता था उनका रिश्तेदार था और 300 रुपए मासिक भत्ता मिलता था मराठा काल में। और जो नवागढ़ जमींदारी थी वो 3000 रुपए की टकौली देती थी मराठा काल में। अब जहां पर जो है बीच में जो है नवागढ़ के जमींदार जो रहते हैं वो मराठों का विरोध करते हैं और उनके खिलाफ विद्रोह को छेड़ देते हैं। तब जो ये महाराष्ट्र नामक व्यक्ति रहता है वो नवागढ़ के जमींदार का सपोर्ट करता है। तो इस विद्रोह को शांत करने के बाद जो मराठे रहते हैं वो इस महाराष्ट्र को जो 300 रुपए मासिक भत्ता मिलता रहता है उसको बंद कर देते हैं। इसके बाद जब ब्रिटिश अधीक्षकों का काल आता है तो ये फिर से जो नवागढ़ का जो व्यक्ति रहता है महाराष्ट्र, ये विद्रोह करने लगता है कि मेरे को जो मासिक भत्ता मिलता था उसको दोबारा चालू करो और मेरे को जो है जो प्रतिष्ठा मेरी थी वैसी मेरे को वापस पाना है। तो एवेन्यू पहले महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर लेते हैं जब ये विद्रोह करना चालू करते हैं। उसके बाद एवेन्यू और महाराष्ट्र के मध्य एक संधि होती है जिसके तहत एवेन्यू जो है वो महाराष्ट्र को छोड़ देते हैं और उनको जो है 500 रुपए मासिक भत्ता उनका अलॉट करते हैं कि आपको 500 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। तो बस यही है महाराष्ट्र का विद्रोह। इसके अलावा एवेन्यू के काल में धमधा के गोंड राजाओं का भी विद्रोह होता है जिसको एवेन्यू शांत कर देते हैं। और एक होता है परलकोट का विद्रोह 1824 में जो कि गेंद सिंह के द्वारा किया जाता है। ये विद्रोह को परलकोट के विद्रोह को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब काकती वंश या आदिवासी आंदोलन या जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है सावंत भारती मामला, महाराष्ट्र का विद्रोह, धमधा के गोंड राजाओं का विद्रोह और परलकोट का विद्रोह, ये सब एवेन्यू के काल में ही हुआ है।
अगला जो है कोटपाड़ संधि विवाद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोटपाड़ संधि। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। बस्तर के एक राजा रहते हैं जिनका नाम रहता है दलपत देव। दलपत देव की जब मृत्यु होती है तो उनके दो बेटे रहते हैं अजमेर सिंह और दरिया देव, जिनके मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। और इस उत्तराधिकारी के युद्ध में जो है अजमेर सिंह जो है वो जीत जाते हैं। अजमेर सिंह को बस्तर की सत्ता मिलती है। तो उनके जो छोटे भाई रहते हैं दरिया देव, वो बस्तर के क्षेत्र से भागकर चले जाते हैं जयपुर के शासक के पास, जिनका नाम रहता है विक्रम देव। ठीक है, जयपुर के शासक के पास जिनका नाम रहता है विक्रम देव। अब ये जयपुर के शासक के पास जब जाते हैं दरिया देव, तो जयपुर के शासक दोस्त रहते हैं मराठों और अंग्रेजों के। तो दरिया देव जो रहता है जयपुर के शासक मराठों और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के साथ आता है और अजमेर सिंह पर आक्रमण करता है। अजमेर सिंह यहाँ पर हार जाते हैं और हारकर डोंगर क्षेत्र में चले जाते हैं और दरिया देव बन जाते हैं बस्तर के शासक। फिर अजमेर सिंह क्या करते हैं, हलबा विद्रोहियों को इकट्ठा करते हैं, हलबा जनजाति के लोगों को, और यहाँ पर इकट्ठा करके वो दरिया देव पर फिर आक्रमण करते हैं। दरिया देव फिर भागकर चले जाते हैं जयपुर के शासक के पास। तो जो ये विद्रोह चल रहा है उसी को हम हलबा विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो 1774 से 78 तक हुआ है। वो भी हम जनजातीय आंदोलन में पढ़ेंगे। फिर दरिया देव जाते हैं जयपुर के शासक के पास और जयपुर के शासक मराठों और अंग्रेजों की संयुक्त सेना फिर आती है और अजमेर सिंह पर आक्रमण करती है। अजमेर सिंह यहाँ पर मर जाते हैं और दरिया देव को बस्तर का शासक बना दिया जाता है। अब यहाँ पर ये जो बार बार आक्रमण करने आ रहे हैं फ्री में तो नहीं आएंगे अपनी सेना लेकर। तो यहाँ पर डिसाइड होता है कि जो बस्तर अभी तक स्वतंत्र चल रहा था वो मराठों के अधीन नहीं था, वो आ जाएगा मराठों के अधीन। यानी जो बस्तर स्वतंत्र था उसकी स्वतंत्रता यहाँ पर खत्म हो जाती है और बस्तर चला जाता है मराठों के अधीन। और यही संधि जो कहलाती है वही कहलाती है कोटपाड़ की संधि। ठीक है, और कोटपाड़ की संधि के तहत ये तय होता है कि जो मुख्य रूप से संधि कोटपाड़ नामक स्थान पर होती है, इसलिए इसको कोटपाड़ संधि बोलते हैं। तो कोटपाड़ संधि के तहत जो मराठा शासन है बस्तर उसके अधीन चला जाता है, मराठों के अधीन। और जो यहाँ पर जयपुर के शासक विक्रम देव आते हैं उनको जो है कोटपाड़ नाम का परगना विक्रम देव को दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है विक्रम देव को ये बोला जाता है, इस संधि के तहत तय होता है कि विक्रम देव को जो कोटपाड़ परगना मिल रहा है उसके अंतर्गत जो है आपको वार्षिक रूप से कुछ कर की राशि जो है वो आपको देनी पड़ेगी बस्तर के राजा दरिया देव को। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर जो है यही जो प्रॉब्लम है कोटपाड़ संधि का वो यहीं पर हो रहा है कि अब ये कोटपाड़ परगना चला जाता है विक्रम देव के पास, जो पहले बस्तर का हिस्सा रहता है। तो अब जो तय हुआ रहता है कि विक्रम देव वार्षिक कर के रूप में राशि जो है वो देंगे बस्तर के राजा दरिया देव को। तो बस्तर के राजा जब कोटपाड़ संधि हो जाती है उसके 2-3 साल तक कोई भी, पहले तो विक्रम देव कुछ पैसा देते हैं, उसके बाद जो है वो वार्षिक कर जो डिसाइड होता है वो देने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो देने से मना करते हैं। तो दरिया देव जो रहते हैं, जो कोटपाड़ परगने के अंतर्गत ये 4 तालुके आते थे, उमरकोट तालुका, रायगढ़ तालुका, पीलागढ़ तालुका और छुछंदा तालुका, ये चारों कोटपाड़ परगने के अंतर्गत तालुके आते थे। एक तालुके के अंतर्गत 12 गांव होते थे, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है मुख्य रूप से जो ये 4 तालुके रहते हैं ये कोटपाड़ परगने के अंतर्गत आते हैं। तो अब जब ये डिसाइड होता है कि वो पैसा देंगे कोटपाड़ परगने को लेने के एवज में, तो जब वो जो मुख्य रूप से यहाँ पर जयपुर के शासक विक्रम देव नहीं देते तो दरिया देव क्या करते हैं, यहाँ पर आक्रमण करते हैं और कोटपाड़ क्षेत्र जो विक्रम देव को दिए रहते हैं वो वापस अपने बस्तर में मिला लेते हैं। लेकिन बस्तर में मिलाते ही कोटपाड़ परगने जैसे ही मिलाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है दरिया देव की। तो उनके जो बेटे रहते हैं महिपाल देव, उस समय वो वयस्क नहीं रहते, तो उसका फायदा उठाते हैं यहाँ पर जयपुर के शासक विक्रम देव और वो पुनः बस्तर पर आक्रमण करके कोटपाड़ परगने को अपने अंदर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब जो कोटपाड़ संधि विवाद है वो ये है कि जो यहाँ पर मुख्य रूप से जो महिपाल देव रहते हैं, एगन्यू जो है वो उड़ीसा की यात्रा में जाते हैं। तो उस समय जो है राजूर नामक स्थान पर, राजूर जो है वो धमतरी के पास पड़ता है। ठीक है, वहां पर जो है एगन्यू की मीटिंग होती है महिपाल देव से, जो कि तत्कालीन बस्तर के राजा रहते हैं। तो महिपाल देव जो रहते हैं वह एगन्यू से यहाँ पर बोलते हैं कि जो कोटपाड़ परगना हमने वहां पर तय हुआ था कोटपाड़ संधि के तहत कि विक्रम देव जो है वो निर्धारित जो टैक्स डिसाइड किया गया वो हमको देंगे, वो नहीं दे रहे हैं।
आप हमको जो है कोटपाड़ परगना बस्तर का हिस्सा है, क्योंकि वो संधि को नहीं मान रहे, तो आप कोटपाड़ परगने को हमको वापस दिलवा दो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम जो है कभी भी कोटपाड़ परगना वहां पे जो है बस जयपुर के शासक पर आक्रमण करके उस क्षेत्र को अपने में वापस मिला लेंगे। तो एगन्यू जो है इसकी जानकारी भेजता है ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस के पास, और जेनकिंस जो बोलता है कि अभी आप जो है हम इस पर विचार करेंगे, आप अभी कोई भी आक्रमण जो है वहां पर नहीं करें, आप जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखने का एगन्यू को निर्देश देता है। तो एगन्यू जो है यहाँ पर महिपाल देव से मिलकर निकल जाते हैं और उनको वहां पर स्पाल में सूचना भिजवाते हैं कि ब्रिटिश रेजिडेंट इस विषय पर विचार कर रहे हैं, तब तक आप वहां पर कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये था पूरा कोटपाड़ संधि विवाद जो मैंने आपको बताया। अब जो है एगन्यू के काल में जो है जल प्रबंधन की भी व्यवस्था होती है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी एगन्यू काम करते हैं। एगन्यू जो रहते हैं मुख्य रूप से उस समय एक सर्वेक्षण कराते हैं कि कहां कहां डैम बनाया जा सकता है, जल शुद्धिकरण केंद्र बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला सर्वेक्षण यहाँ पर एगन्यू कराते हैं जल शुद्धिकरण या जल व्यवस्था के लिए। और यहाँ पर विशेष रूप से जो है भाटा गांव के पास जो है खारून नदी पर जल शुद्धि संयंत्र भी स्थापित करते हैं। उस समय रायपुर के अंतर्गत भाटा गांव जो था वहां पर खारून नदी पर जो है जल शुद्धि संयंत्र की भी स्थापना करते हैं एगन्यू। क्लियर है। अगला जो है भ्रष्टाचार नियंत्रण का प्रयास। एगन्यू जो है वो भ्रष्टाचार नियंत्रण का भी प्रयास करते हैं और वो ये तय करते हैं कि उनके क्षेत्र में जो है उनके शासन में कोई भी भ्रष्टाचार ना हो। इसके लिए वो ये तय करते हैं कि जो कमाविजदार है उसको इतना अधिक वेतन दिया जाए कि वो भ्रष्टाचार करे नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर कमाविजदार को कम वेतन मिलता तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा पाने के लिए वो लोगों का मुख्य रूप से भ्रष्टाचार फैलाता, काम करने के लिए लोगों से पैसा लेता, तो वो ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया था, मुख्य रूप से अपना जो कमाविजदार को वेतन मिलता था उसको बढ़वा दिया था। अगला जो है एगन्यू जो है अपने पद से स्वयं त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, 1825 के आसपास जो है 1818 से 1825 शासन रहता है। 1825 में एगन्यू जो है अपना त्याग पत्र दे देते हैं और अपना ब्रिटिश रेजिडेंट को त्याग पत्र लिखकर देते हैं और बोलते हैं अब हम शासन नहीं संभालेंगे। ठीक है, अब जो है आप किसी दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक को यहाँ पर भेजिए। और जाते जाते एक सिफारिश करके जाते हैं कि ब्रिटिश अधीक्षक को जो भी अगला ब्रिटिश अधीक्षक आए उनको सैनिक और असैनिक अधिकार दोनों दीजिए, क्योंकि अभी तक एगन्यू के पास जो था वो केवल असैनिक अधिकार था, सैनिक अधिकार नहीं था। वो किसी पर बिना ब्रिटिश रेजिडेंट की परमिशन के किसी पर आक्रमण नहीं कर सकता था। यही कारण है कि कोटपाड़ परगना का विवाद जब हुआ था एगन्यू जो है वो किससे पूछ रहा था, ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस से पूछ रहा था कि हम वहां पे आक्रमण करें कि नहीं करें। ठीक है, अगर उनके पास वो अधिकार होता तो वो डायरेक्ट आक्रमण करके बस्तर राजा को दिला सकता था वो, लेकिन वो नहीं किया। तो अगला जो एगन्यू ने यहाँ पर पत्र लिखा था ब्रिटिश रेजिडेंट को, वही लिखा था कि अगला ब्रिटिश अधीक्षक जो भी इस क्षेत्र में आए उसको सैनिक और असैनिक अधिकार दोनों दिया जाए। इसके अलावा जो है ऐसा ही माना जाता है, लेकिन बहुत सी बुक में अलग अलग दिए है कि यहाँ पर जो ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस रहते हैं उनका कार्यकाल भी जो है एगन्यू के कार्यकाल में ही खत्म होता है, और ब्रिटिश रेजिडेंट जो नागपुर के रहते हैं उनका जेनकिंस को बदलकर विल्डर नामक व्यक्ति को जो है ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया जाता है। ये बहुत सी बुक में मिलता है, लेकिन समय काल अलग अलग लिखा रहता है। तो एगन्यू के काल में ही ऐसा माना जाता है कि जेनकिंस की जगह विल्डर जो है वो ब्रिटिश रेजिडेंट बने थे नागपुर के। इसके अलावा सन 1818 में जेनकिंस ने जो है छत्तीसगढ़ की भी यात्रा की थी। जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे 1818 में जेनकिंस ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में यह भी बताया था कि जो छत्तीसगढ़ का राजस्व है वो एगन्यू के काल में बढ़ रहा है। ठीक है, पहले जो था लगभग 3,30,000 के आसपास जो है रुपए राजस्व वसूली होती थी, लेकिन एगन्यू के काल में वो बढ़कर लगभग 4.25 लाख रुपए हो गई थी, 4,25,000 के आसपास हो गई थी। ये भी जेनकिंस ने बताया था। तो यहां तक हमारा पार्ट जो कवर हो रहा है एगन्यू का काल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने एडमंड और एगन्यू के काल को देख लिया है। अब आगे जितने ब्रिटिश अधीक्षक थे हम उसके काल को अब एक एक करके देखेंगे। जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक चीज और आपको अपडेट करा देता हूं कि एगन्यू के काल में एक और काम हुआ था, आप उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में यहीं पर, कि एगन्यू के काल में जो है जीई रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था छत्तीसगढ़ में। एक्चुअल में जो है ये रोड जो है वो नागपुर से कलकत्ता की ओर जा रहा था। तो जो छत्तीसगढ़ के
बीच में पड़ा था जीई रोड, जिसको हम ग्रेट ईस्टर्न रोड के नाम से भी जानते हैं, उसका कार्य छत्तीसगढ़ में चालू हुआ था एगन्यू के काल में। तो इसके लिए एगन्यू ने क्या किया था कि 300 रुपए मासिक वेतन में एक व्यक्ति की नियुक्ति की थी, जिसका नाम था मिस्टर फिरोज। इसका काम यह था कि जो रोड का निर्माण हो रहा है उसकी देख रेख करेगा ये मिस्टर फिरोज। तो आपको याद रखना है कि जीई रोड का निर्माण कार्य भी एगन्यू के काल में ही प्रारंभ हुआ था, ये एक चीज और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तीसरा जो ब्रिटिश अधीक्षक एगन्यू के बाद बनकर आते हैं उनका नाम था कैप्टन हंटर, जो कि कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ में रहते हैं। 1825 से 1825 में ही इनका कार्यकाल रहता है। इनके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती कि छत्तीसगढ़ में क्या काम किए हैं। बस आपको पेपर में इनसे क्या क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपको सीक्वेंस से जमाने बोलेगा ब्रिटिश अधीक्षक, तो आपको बस याद रखने की तीसरे नंबर के ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन हंटर थे। फोर्थ नंबर के ब्रिटिश अधीक्षक जो थे उनका नाम था मिस्टर सैंडिस, जिनका कार्यकाल 1825 से 1828 ईस्वी के बीच में रहा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय में कई कई चीजें नई हुई है। जैसे कि अगर देखें, एगन्यू ने जाते समय ये मांग की थी कि जो ब्रिटिश अधीक्षक बने उनको सैनिक और असैनिक अधिकार दोनों दिए जाए। तो उसमें मिस्टर सैंडिस एक पहले ऐसे ब्रिटिश अधीक्षक थे जिनको सैनिक और असैनिक अधिकार दोनों दिए गए। ठीक है, यानी ये सेना की भी व्यवस्था अपने से कर सकते थे। तो ये जो एगन्यू ने मांग की थी कि सैनिक और असैनिक अधिकार दोनों मिले, वो मिस्टर सैंडिस ऐसे पहले ब्रिटिश अधीक्षक थे जिनको ये दोनों अधिकार दिए गए। सेकंड, जो सैंडिस के काल में एक नई व्यवस्था छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई जिसको बोला गया ताहूतदारी व्यवस्था। ऐसे व्यवस्था जिसके अंतर्गत ऐसा होता था कि हमारे यहाँ की बहुत सी जो कृषि भूमि थी वो बंजर होते जा रही थी। तो यहाँ पर सैंडिस ने ऐसा किया कि ऐसी कृषि भूमि जो बंजर होती जा रही थी उनको ताहूत नाम दिया और उसको जो है उस क्षेत्र के अमीर व्यक्तियों को मतलब आप बोल लीजिए गिफ्ट के स्वरूप में दे दिया। ठीक है, यानी जो ऐसी कृषि भूमि जो बंजर हो गई थी, जहां से फसलों का उत्पादन नहीं हो रहा था, ऐसी भूमि को जो है दान स्वरूप दे दिया। किसको? वहां के अमीर व्यक्तियों को, कि अमीर व्यक्ति उस बंजर भूमि पर पैसा लगाए और उस भूमि को उपजाऊ बनाए। और उपजाऊ बनाने के बाद जब वहां पे जो उस भूमि में कृषि की जाएगी, उस कृषि से जो आय प्राप्त होगी उसका कुछ हिस्सा अंग्रेजों को भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी जमीन जो बंजर हो गई थी, उस बंजर भूमि को वापस उपजाऊ बनाने के लिए वो जमीन दान में दे दी गई उस क्षेत्र के अमीर व्यक्तियों को। अमीर व्यक्ति जो है उस भूमि पर पैसा लगाएगा, उस बंजर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाएगा और कृषि होने पर वहां से जो पैदावार होगी, उससे जो आय होगी उस व्यक्ति को, उस आय का कुछ हिस्सा वो ब्रिटिश अधीक्षकों को भी देगा। तो ये थी ताहूतदारी व्यवस्था। और जो जमीन दान पर दी गई उनको ताहूत बोला गया। तो मुख्य रूप से उस समय दो ताहूत बनाए गए थे सैंडिस के समय, लोरमी और तरेंगा। लोरमी को ताहूत बनाया गया 1826 में और तरेंगा को बनाया गया 1828 में। और जिस व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को ये जमीन दी जाती थी या ताहूत दिया जाता था, उस व्यक्ति को बोला जाता था ताहूतदार। क्लियर है? तो ताहूतदारी व्यवस्था क्या है? बंजर कृषि भूमि को वापस उपजाऊ बनाने के लिए अमीर व्यक्तियों को जो जमीन दी जाती थी वो ताहूत कहलाते थे। अमीर व्यक्ति उस ताहूत को कृषि योग्य भूमि में बदलेगा और वापस जो उससे कृषि की आय होगी वो देगा किसको? ब्रिटिश अधीक्षक को। तो ताहूतदारी व्यवस्था सैंडिस के समय चालू हुई थी, जिसमें दो ताहूत बने थे, लोरमी और तरेंगा। लोरमी सबसे पहला ताहूत है, 1826 में बना। तरेंगा 1828 में बना। और जो भूमि का मालिक होता था, ताहूत का मालिक होता था, उसको ताहूतदार कहा जाता था। तीसरा यहाँ पर जो काम हुआ सैंडिस के समय, इस समय बस्तर व जयपुर राजा के मध्य विवाद हुआ था। एगन्यू के समय भी हमने देखा था कोटपाड़ के लिए विवाद हुआ था। यहाँ पे दोबारा बस्तर राजा और जयपुर के राजा के मध्य विवाद हुआ। यहाँ पर महिपाल देव सैंडिस के पास कंप्लेन लाते हैं कि जो जयपुर के राजा है वो हमारी बस्तर की सीमा के अंतर्गत आते हैं और वहां के आसपास के जो गांव है वहां से जो पशु हैं, जो यहाँ पर मुख्य रूप से जानवर है, उनको जो है लेकर अपने क्षेत्र में चले जा रहे हैं, यानी जानवरों की चोरी कर रहे हैं। साथ ही साथ वो इस क्षेत्र में आकर मारपीट कर रहे हैं और कई मानवों को जो है, मनुष्यों को भी अगवा करके वो अपने क्षेत्र में ले जा रहे हैं। तो आप इन सब चीज को रोकवाओ, क्योंकि महिपाल देव ये बोल रहे थे कि हम उनकी अपेक्षा कमजोर हैं अभी, तो आप जो है सैंडिस इस सब जो चीजें यहाँ पर हो रही है उन सभी चीजों को रोकवाने का प्रयास करें। तो सैंडिस जो है फिर जयपुर के राजा को भी पत्र लिखते हैं और ब्रिटिश रेजिडेंट को भी पत्र लिखते हैं कि यहाँ पर जो भी ये चीजें हो रही है जयपुर के शासक द्वारा, वो सब चीज रुकवाई जाए। तो बस्तर और जयपुर राजा के मध्य जो विवाद था वो यही था, जो जानवरों को और मानवों को अगवा करके वो ले जा रहे थे, उसी के लिए।
अगला देखते हैं यहाँ पर, इनके काल में करौंद के राजा का रायपुर आगमन हुआ था। करौंद जो है कालाहांडी जो जमींदारी थी उसका एक नाम था करौंद। तो उस करौंद के राजा जो है वो इस समय छत्तीसगढ़ की रायपुर के यात्रा में आते हैं, जहां पर वो जो है उनकी मुलाकात सैंडिस से होती है। सैंडिस जो है पहले उनको कुछ भेंट देता है, कुछ पैसे देता है, उनके आगमन के लिए उनका स्वागत करता है। उसके बाद करौंद के राजा से उनकी भेंट होती। करौंद के राजा जाते समय उनको कुछ गिफ्ट देकर जाते हैं। तो सैंडिस भी चाहता है कि वो उनको कुछ गिफ्ट दे, तो वो 1000 रुपए गिफ्ट देने के लिए घोषित करता है, लेकिन राजकोष से पैसा निकालने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट की परमिशन लगती है। तो ब्रिटिश रेजिडेंट मना कर देते हैं उनको 1000 रुपए देने से। ठीक है, तो यही था मुख्य रूप से। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि करौंद के राजा किसके कार्यकाल में रायपुर आए थे, तो सैंडिस के कार्यकाल में आए थे, जिसमें सैंडिस को कुछ उपहार देना था करौंद के राजा को, लेकिन वो राजकोष से पैसा नहीं निकाल पाए क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंट ने उनको मना कर दिया था। अगला जो है यहाँ पर अंग्रेजी कैलेंडर प्रारंभ हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में हिंदू कैलेंडर और मुस्लिम कैलेंडर अलग अलग चल रहे थे। तो उनके स्थान पर सैंडिस ने अंग्रेजी कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर को प्रारंभ कराया। अगला है अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बनाया। अभी तक स्थानीय जो भाषाएं थी, बोलियां थी, वो राजकाज की भाषा थी। उसके स्थान पर जो है इंग्लिश को जो है राजकाज की भाषा बनाया, यानी अब जितने भी काम होंगे, जो ऑफिस काम है, वो सब इंग्लिश में ही होने लगे। और डाक व तार व्यवस्था का प्रारंभ करवाया, उनको सुदृढ़ कराया। डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था जो होती है, उनको सुदृढ़ कराने का काम भी सैंडिस ने ही किया। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि अभी तक जब हमने आज क्लास चालू की थी तो मैंने बताया था कि ब्रिटिश ने क्या किया था कि नागपुर राज्य को 5 जिलों या 5 सूबों में बांट दिया था। नागपुर जिला, भंगरा जिला, चांदा जिला, छिंदवाड़ा जिला और छत्तीसगढ़ जिला। तो जो यहाँ पर जो है सैंडिस के काल में क्या हुआ, रघुजी तृतीय इस समय तक व्यस्क हो चुके थे, जिनको अंग्रेजों को शासन सौंपना था। तो अंग्रेजों ने पूरा नागपुर राज्य रघुजी तृतीय को देने के पहले एक जो है कि वो राज्य ठीक से संभाल पाते हैं कि नहीं, वो देखने के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर केवल जो 5 जिलों में से नागपुर जिले का जो शासन है वो पहले देते हैं रघुजी तृतीय को कि आप नागपुर जिले का शासन संभालें। अगर आप अच्छे से शासन संभाल लेंगे तो हम पूरा नागपुर राज्य आपको सौंप देंगे। तो 1826 में पूरे नागपुर राज्य का शासन नहीं सौंपा गया रघुजी तृतीय को, केवल नागपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले नागपुर जिले का शासन सौंपा गया रघुजी तृतीय को। बाकी 4 जिले अभी भी ब्रिटिश अधीक्षकों के द्वारा ही चलाए जा रहे थे। तो 1826 की संधि के तहत रघुजी तृतीय जो कि व्यस्क हो गए थे, उनको नागपुर जिले का शासन सौंपा गया। क्लियर है। इसके अलावा एक चीज और मैं अभी जैसे कि आपको बता ही रहा था कि एगन्यू के काल में हम पढ़ते हैं कि जो जेनकिंस है उनका कार्यकाल समाप्त होता है, सब बुक में अलग अलग दिया है। लेकिन अगर हम एक थीसिस पेपर है, अगर पीएचडी जो की करते हैं, उनमें ऐसा मतलब बताया गया है कि उनके 2-3 पीएचडी पेपर है मेरे पास। नॉर्मल बुक में, ज्यादा बुक में तो इसका उल्लेख ही नहीं है, केवल एक आध बुक में जिसमें लिखा गया है कि एगन्यू के काल में ही जेनकिंस का कार्यकाल खत्म होता है और विल्डर जो है नए ब्रिटिश रेजिडेंट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो पीएचडी पेपर है उसमें ये बताया गया है कि 1827 में जो है वो जेनकिंस का कार्यकाल खत्म होता है और जेनकिंस के स्थान पर जो है विल्डर नए ब्रिटिश अधीक्षक बनते हैं 1827 में, और वो रहता है सैंडिस का काल। ठीक है, तो आप जो है मेरे हिसाब से जो मैंने पीएचडी पेपर आपको बोल रहा हूं उसका ही मान के चले, क्योंकि जो बुक में लिखा भी है वो गवर्नमेंट बुक नहीं है, गवर्नमेंट बुक में तो लिखा ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो पीएचडी पेपर है, थीसिस पेपर है, 3 है मेरे पास, तीनों में यही लिखा हुआ है कि जो सैंडिस के कार्यकाल में जो है वो जेनकिंस का कार्यकाल खत्म होता है और ब्रिटिश रेजिडेंट विल्डर बनते हैं 1827 में। तो अगर आप पेपर में कभी आ रहे हैं तो आप जो है सैंडिस के कार्यकाल में जेनकिंस का कार्यकाल को खत्म लिखेंगे। अगर पूछा जाएगा कि जेनकिंस की जगह विल्डर ब्रिटिश रेजिडेंट किसके कार्यकाल में बने, तो वो सैंडिस को ही लेकर आपको चलना है। अगला जो देखते हैं यहाँ पर, अगला जो ब्रिटिश अधीक्षक यहाँ पर बनकर आते हैं उनका नाम है विल्किंसन, जो कि 1828 से 1829 तक यहाँ पर शासन करते हैं। इनके कार्यकाल के विषय में भी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। और आखिरी ब्रिटिश अधीक्षक जो आते हैं उनका नाम है क्राफर्ड। क्राफर्ड जो 1829 से 1830 तक जो है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक रहते हैं। इस समय रघुजी तृतीय नागपुर जिले का शासन बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, जिसके कारण जो है जो ब्रिटिश रेजिडेंट विल्डर रहते हैं और रघुजी तृतीय जो रहते हैं नागपुर के जिले में जो शासन करते रहते हैं, उनके मध्य संधि होती है 27 दिसंबर 1829 को। इस संधि के तहत यह तय होता है कि 6 जून 1830 को
पूरे नागपुर राज्य का शासन सौंप दिया जाएगा किसको, रघुजी तृतीय को। तो यहाँ पर जो है 1830 में रघुजी तृतीय को अब पूरे नागपुर राज्य यानी पांचों सूबों या पांचों जिलों का शासन दे दिया जाता है। कब, 6 जून 1830 को। तो पेपर में आपको मैचिंग में क्वेश्चन आएगा, उसमें यही पूछता है, क्राफर्ड का हमेशा मैचिंग में ही रहता है कि रघुजी तृतीय को सत्ता सौंपना। ठीक है, तो रघुजी तृतीय को सत्ता सौंपते हैं क्राफर्ड के कार्यकाल में 6 जून 1830 में। ठीक है, संधि होती है 27 दिसंबर 1829 को। तो इस तरीके से यहाँ पर क्राफर्ड के समय सत्ता दे देते हैं रघुजी तृतीय को, और वापस जो है नागपुर राज्य का शासन मिल जाता है मराठों को। और उसके बाद जो है, क्योंकि मराठों के अधीन ही नागपुर राज्य है और नागपुर के अधीन ही यानी अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ आता है, यानी छत्तीसगढ़ का फिर से शासन चला जाता है किसके पास, नागपुर के मराठों के पास। तो इसी के कारण फिर से हम 1830 से 1854 का काल जो पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं पूना भोसला शासन या पूना मराठा शासन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 1854 तक फिर से छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन हो जाएगा, यानी पूना भोसलों के अधीन हो जाएगा। तो पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आज के वीडियो से आते हैं, पहला मैचिंग में आएगा जिसमें आपको ब्रिटिश अधीक्षक के नाम देंगे और बाजू में मैचिंग में आपको मैच करना रहेगा किसके काल में क्या हुआ। इसके अलावा एगेन्यू के कार्यकाल और सैंडिस के कार्यकाल में जो जो काम हुए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना वन लाइनर के जो काम है वो तो आप पढ़ ही लीजिएगा। आपको सीक्वेंस जमाने भी ब्रिटिश अधीक्षकों का दे सकता है, तो आप कॉपी में अलग से सीक्वेंस जमा के लिखिएगा, एडमंड, एगेन्यू, ऐसा करके आप पूरा सीक्वेंस जमा लीजिएगा। तो एक एक करके एडमंड, एगेन्यू, फिर यहाँ पे हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड 6 ब्रिटिश अधीक्षक है, उनको लाइन से जमा कर रखिएगा। यहाँ तक उनके जो कार्यकाल रहे हैं, जो सन रहा है, उसको भी मैचिंग में पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को कवर कीजिएगा। तो आज की क्लास में जो हमने कवर किया है वो है ब्रिटिश अधीक्षक का काल। अगली क्लास में हम आएंगे तो मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, रघुजी तृतीय के कार्यकाल को देखेंगे, और जो मुख्य रूप से मराठा काल में क्या कर लगते थे, कौन सी भूमि दान में दी जाती थी, क्या कौन कौन से अधिकारी थे, ये सब पाठ हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही आज की क्लास हम खत्म करते हैं।